हेलो टीन्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल। और आज हम देखने वाले हैं थीम 2 का पार्ट सेकंड। लेकिन उससे पहले जो हमने कल पढ़ा था वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ उसमें से, ताकि आप लोगों का भी रिवाइज हो जाए। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू नो अबाउट एंशिएंट मेसोपोटामिया। आप लोग एंशिएंट मेसोपोटामिया के बारे में क्या जानते हो। सेकंड क्वेश्चन है, सुमेर सिविलाइजेशन, अकाडियन सिविलाइजेशन, असेरियन सिविलाइजेशन और अरामिक सिविलाइजेशन के बारे में आप लोग क्या जानते हो, और ये कब कब आई थी और कहाँ कहाँ आई थी, मतलब कौन कौन से शहरों में ये आई थी। ठीक है। अब मेसोपोटामिया नोन फॉर इट्स, ठीक है, मेसोपोटामिया किसके लिए जाना जाता है, उसके लिटरेचर के लिए, राइटिंग के लिए, मैथमेटिक्स, ट्रेड, एस्ट्रोनॉमी, सिटी लाइफ, इन सब के लिए जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज, सोर्सेज टू अंडरस्टैंड मेसोपोटामियन हिस्ट्री या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। क्या क्या सोर्सेज है मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन को समझने के लिए। तो ये क्वेश्चन है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया और उसकी ज्योग्राफी से आप लोग क्या समझते हैं, और मेसोपोटामिया उसकी ज्योग्राफी क्या थी। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बस इतने ही क्वेश्चन है। हाँ, इतने ही क्वेश्चन है। तो आज हम देखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। अब देखो, सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस मतलब होता है इम्पोर्टेंस। अर्बनिज्म की क्या इम्पोर्टेंस थी, ठीक है, वो हम देखेंगे। अर्बनिज्म मतलब शहरी जीवन। देखो, रूरल क्या होता है, गांव, और अर्बन क्या होता है, शहर। तो अर्बनिज्म मतलब शहरी, ठीक है। हम शहरी जीवन की इम्पोर्टेंस देखेंगे अब। अर्बन इकोनॉमीज कंप्रोमाइज बिसाइड फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज। अब देखो, जैसे ही हम शहर की तरफ आते हैं तो शहर में क्या क्या होता है, फूड भी प्रोड्यूस होता है, ट्रेड भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी चलती है, सर्विसेज भी होती है। तो हम देखते हैं फूड प्रोडक्शन कैसे होता है, वो तो आपको पता ही है। फूड प्रोडक्शन तो हमारे एग्रीकल्चर से ही होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर से होगा। कुछ एनिमल्स रखेंगे तो मिल्क एनिमल और से मिल सकता है अपन लोगों को, तो एनिमल हर्डिंग से भी हो जाता है फूड प्रोडक्शन। अब ट्रेड कैसे होता है, व्यापार, ठीक है, व्यापार, लोग, खूब सारे लोग होते हैं जो व्यापार भी करते हैं अपना। जैसे किसी के पास अनाज खूब सारा है, तो अपना अनाज बेचेगा दूसरे लोगों को और उससे पैसे कमाएगा। अब अनाज वो लोग बेचते कैसे थे, देखो, अपने शहर से, अपने शहर में तो ऐसे ही बेच देते थे, लेकिन अपने शहर से कहीं दूसरे शहर में बेचना होता था तो वो सील्स का यूज करते थे। देखो, सील्स क्या होती है, इस टाइप की होती है। तो वो लोग सील्स का यूज करते थे, और उस सील को क्या करते थे, उन सील्स को लगा देते थे ऊपर, और ना उनको दूसरी जगह पे भेज देते थे, ताकि पता रहे कि ये प्रोडक्ट एकदम साफ सुथरा है, सील लगी हुई है इस पे। ओके। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग क्या बनाते थे, औजार बना लेते थे, और फर्नीचर्स वगैरह कुछ बना लेते थे, या फिर मेटल होता था तो उनसे कुछ बना लेते थे, ब्रॉन्ज वगैरह, क्योंकि उस समय ब्रॉन्ज एज तो आ चुकी थी। और सर्विसेज, सर्विसेज भी करते थे ये लोग। अब सर्विसेज में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ये हंटर गैदर सोसाइटी की तरह काम कर सकते हैं, और क्लीनिंग का भी काम होता था। मंदिर, वहां पे मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो हम आगे देखेंगे। तो मंदिरों के अंदर भी काम होते रहते थे इनके, राजा के अंडर भी काम कर लेते थे, तो ये सर्विसेज हो गई इनकी। ओके। सिटी पीपल वर कीजेस टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब देखो, सिटी पीपल क्या हो गए थे, एकदम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, और अपने प्रोडक्ट्स के लिए किन पे, अदर सर्विसेज पे डिपेंड रहने लग गए थे। जैसे कि उनको अनाज कौन दे रहा है, दूसरे लोग दे रहे हैं, वो लोग पैसा दे देंगे, ऐसे इन लोगों पे ये डिपेंड होने लग गए थे। देयर इज कंटिन्यूअस इंटरेक्शन अमंग विलेजेस एंड सिटी पीपल। अब विलेज का और सिटी पीपल का कंटिन्यूअस इंटरेक्शन भी होता रहता था। क्यों होता रहता था, कभी विलेज के पीपल सिटी में जाते थे, कभी सिटी के पीपल विलेज में जाते थे, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जाते होंगे, और तो किस लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, द ब्रॉन्ज टूल मेकर डू नॉट गो हिमसेल्फ एंड टेक द मेटल। अब देखो, जो ब्रॉन्ज टूल मेकर है, जैसे ब्रॉन्ज के जो आदमी टूल बनाता है, वो खुद से नहीं जाएगा, खुद से नहीं जाएगा दूसरे शहर और अपना मेटल लेकर आएगा, ऐसा नहीं है। वो खुद से नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, दूसरों को भेजेगा, अपने जो अंडर काम करने वाले हैं वो उनको भेजेगा, और उनसे है ना मेटल मंगवाएगा कि आप लोग जाओ और मेटल लेकर आओ। तो इससे क्या होता है, खूब सारे लोगों को काम मिल रहा है, ठीक है। द डिवीजन ऑफ लेबर इज अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। लेबर का डिवीजन क्या हो गया था, अर्बन लाइफ का मार्क हो गया था, ठीक है। अर्बन लाइफ यानी शहरी जीवन का, ठीक है, लेबर डिवीजन होने लग गया था। क्योंकि अब देखो, एक काम तो बहुत सारे लोग, एक काम को एक जना नहीं कर सकता है, ठीक है, बहुत सारे लोग करेंगे, तो एक जना सुपरवाइज करेगा काम को और खूब सारे लोग काम करेंगे। देयर मस्ट बी ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू कीप द रिटन रिकॉर्ड्स। अब देखो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी होने लग गई थी रिटर्न रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। अब इतना सारा काम होता था तो अपने को रिटर्न रिकॉर्ड्स तो चाहिए ना। अब राइटिंग भी तो डेवलप होगी ना मेसोपोटामिया में,
तो अब रिटर्न रिकॉर्ड्स को रखने के लिए भी तो अपने को कुछ चाहिए, तो रिटर्न रिकॉर्ड्स भी रखने लग गए थे लोग, मेसोपोटामिया के लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। द वर्का हेड, ठीक है, द वुमेन हेड वाज स्कल्प्टेड इन व्हाइट मार्बल एट उरुक। अब देखो ये वर्का हेड है, ये वुमेन का हेड है, जो कि स्कल्प्टेड हुआ था व्हाइट मार्बल से उरुक के अंदर, कब हुआ था 3000 BCE के अंदर। द आईज एंड आईब्रोज वुड प्रोबेबली हैव टेकन लैपिस lazuli। अब जो इसकी आईज है और आईब्रोज है वो लैपिस lazuli से बनी हुई है। लैपिस lazuli क्या था उस टाइम का, बहुत ही एक्सपेंसिव वो था, डायमंड था, एक्सपेंसिव डायमंड था लैपिस lazuli। ठीक है, और क्या है, ब्लू एंड शेल व्हाइट। देखो लैपिस lazuli ब्लू से बनी हुई है, आईज और शेल है जो कि व्हाइट है, एंड बिटुमेन ब्लैक इनलेज, और बिटुमेन ब्लैक से इनलेज बनी हुई है इनकी रिस्पेक्टिवली। दिस इज अ वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर। ये वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर है इसका, औरत का, औरत है आदमी पता नहीं चल रहा वैसे तो, लेकिन औरत जैसा ही लग रहा है। ठीक है छोड़ो, वर्ल्ड फेमस पीस है स्कल्पचर का, इज thus admired for the delicate modeling of the woman's mouth, chin and cheeks। वुमेन ही है भाई, वुमेन का माउथ देखो कितना अच्छे से डेकोरेट बनाया हुआ है। देखो ये ऊपर सर पे क्या है, चुन्नी जैसा, ये भी देखो कितना अच्छे से बनाया हुआ है ना। उसके बाद देखो इनका चिन भी बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, चीक्स भी बहुत अच्छे से स्कल्पचर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये वर्का हेड के बारे में बता रहे हैं कि बहुत ही महंगे महंगे डायमंड से बनाए हुए थे, लैपिस lazuli वगैरह, ये लोग वो लोग बनाते थे। चलो आगे चलते हैं। आगे आता है मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। अब देखो गुड्स का मूवमेंट सिटीज में कैसे होने लग गया था। गुड्स यानी सामान, अब सामानों का मूवमेंट भी तो होगा ना सिटीज के अंदर। मेसोपोटामिया इज रिच इन द फूड रिसोर्सेज। अब मेसोपोटामिया फूड रिसोर्स के अंदर तो रिच था, बट मिनरल रिसोर्सेज थी ना उसकी, वो बहुत कम थी। तो मिनरल रिसोर्सेज को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब आपको पता है ये लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो मिनरल रिसोर्सेज को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। Ancient Mesopotamia traded their abundant amount of textiles and agriculture products। अब एंशियंट जो मेसोपोटामिया था वो अपने बहुत सारी टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर क्या करता था, ट्रेड करता था। ठीक है, अपने चीजों को ट्रेड ट्रेड के अंदर लाया था, ट्रेड करता था अपने सामानों को। मेसोपोटामियंस इंपोर्टेड वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल्स एंड वेरियस स्टोन्स फ्रॉम टर्की एंड ईरान और अक्रॉस द गल्फ। अब ये मेसोपोटामिया लोग इंपोर्ट कहाँ से करते थे, अब मैंने आपको कहा था मिनरल की कमी थी, तो ये लोग वुड, टिन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये लोग कहाँ से इंपोर्ट करते थे, टर्की से और ईरान से। टर्की और ईरान के पास वाली कंट्रीज थी, तो टर्की से और ईरान से करते थे, और अक्रॉस द ग्लोब मतलब वहां पे जितना भी क्षेत्र था ना उस क्षेत्र में भी कर लेते थे ये लोग। ठीक है, ट्रेड। Besides crafts, trades and services, efficient transport is also important for urban life। अब देखो ट्रेड, क्राफ्ट, सर्विसेज ये तो इम्पोर्टेंट है ही, अपनों ने देख लिया सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म में। अब लेकिन ट्रांसपोर्ट भी तो इम्पोर्टेंट है ना, इनको ट्रेवल करने के लिए ट्रांसपोर्ट की भी बहुत जरूरत है अपन लोगों को, है ना। To carry the bullock carts, it take too much time as well as too much animal feed, so economy was not viable। अब देखो बुलॉक कार्ट्स वगैरह लेते हैं अपन, तो ये बहुत टाइम भी लेते हैं, और फिर एनिमल को फीड और करना पड़ता है अलग से, एनिमल को खाना भी तो देना पड़ता है। तो ये ना उनके लिए इकोनॉमी को थोड़ा बहुत डगमगा रही थी उनकी इकोनॉमी, ये काम उनकी इकोनॉमी को डगमगा रहा था, तो उन्होंने ना ट्रांसपोर्ट चूज करा। और कौन सा ट्रांसपोर्ट चूज करा, वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट क्यों करा, क्योंकि द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। चीपेस्ट मीन्स क्या है ट्रांसपोर्ट का, वाटर ट्रांसपोर्ट है। ये तो हम अभी भी पढ़ते हैं, अब हमने अभी 10th में पढ़कर आए हैं हम कि चीपेस्ट मीन्स क्या है ट्रांसपोर्ट का, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो उस समय भी यही था, तो ये लोग वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने जो भी सामान थे वो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही करा करते थे, इधर से उधर भेजा करते थे। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, अब देखो फ्रॉम वाटर ट्रांसपोर्ट द गुड्स ट्रांसफर इजीली। अब वाटर ट्रांसपोर्ट की मदद से जो गुड्स थे वो आराम से ट्रांसपोर्ट भी हो जाते थे, और सस्ता का सस्ता पड़ता था उनको काम। देखो सस्ता तो अभी भी लोग सस्ता सस्ता करते हैं, तो उधर भी करते ही थे यार। द कैनाल्स एंड नेचुरल चैनल्स ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया were in fact route of goods transport between large and small settlements। अब जो वहाँ की कैनाल्स थी और चैनल्स थी वो भी बहुत लार्ज अमाउंट में गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उनमें भी बहुत ही लार्ज अमाउंट में गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं।
द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। अब राइटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये हमें देखना है। वर्बल कम्युनिकेशन, विजिबल साइंस। इससे हम क्या समझते हैं कि उस समय वर्बल कम्युनिकेशन थी, फिर वर्बल कम्युनिकेशन से विजिबल साइंस आए। अब देखो अपन कुछ भी बोलेंगे, पहले अपन बोलेंगे उसके बाद ही लिखा जाएगा वो, ठीक है। अपन पहले बोलना सीखते हैं, उसके बाद कुछ लिखना सीखते हैं। अब छोटे बच्चे को ही देख लो आप लोग, पहले क्या करना सीखता है वो, पहले बोलना ही सीखेगा या लिखना सीखेगा? पहले वो लोग बोलना सीखते हैं फिर लिखना सीखते हैं। तो अपने भी पहले वाले लोग क्या करते थे, पहले वर्बल कम्युनिकेशन आई थी, उसके बाद विजिबल साइंस आए थे। देखो कुछ इस तरह के, ये देखो बत्तख लग रही है, ये क्या क्या साइन है, देखो ये देखो पेड़ की सूखी हुई पत्तियां लग रही है मेरे को तो, लेकिन ये है नहीं, ये कुछ और ही है, ठीक है ना। अपन लोगों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन उन लोगों को ये ऐसे साइंस बनाते थे, वो फिश की तरह कुछ। और फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिटन अराउंड 3200 BCE। सबसे पहली मेसोपोटामियन टैबलेट लिखी गई 3200 BCE में। इट कंटेन्स पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर, दीज वर अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सन। अब देखो ये क्या कंटेन करते थे, साइंस भी कंटेन करते थे, नंबर भी कंटेन करते थे। तो क्या कंटेन करते थे, 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सन, ऑक्सन की 5000 लिस्ट, और फिश, ब्रीड, लोव्स, ब्रेड, लोव्स एक्सेट्रा, ये सब लोग इसमें कंटेन करते थे। ब्रेड भी बनाते थे, लोव्स भी बनाते थे, फिश भी बनाते थे, लेकिन इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये थोड़ा बहुत फिश जैसी लग रही है मेरे को, बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा। राइटिंग बिगिन व्हेन सोसाइटी बिगिन टू कीप रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस। अब राइटिंग और आगे कब चालू हुई थी, जब सोसाइटी रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस रखना चालू हो गई थी। मैंने आपको कहा था कि अब रिटन डॉक्यूमेंट्स भी उनको रखने पड़ते थे, क्योंकि ट्रेड होता था वहां पे। तो अब देखो क्यूनिफॉर्म क्या है, मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट इज नोन एज क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। जो मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट थी वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के नाम से जानी जाती थी। अब क्यूनिफॉर्म क्या है, क्यूनिफॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स क्यूनस मीनिंग वेज एंड फॉर्मा मीनिंग शेप। वेज शेप, वेज मतलब आगे से थोड़ा सा तीखा शेप था, तो क्यूनिफॉर्म होता था वेज शेप, आगे से थोड़ा सा तीखा। ओके, 2600 BCE letters became cuneiform and Sumerian was replaced by Akkadian। 2600 BC आने तक जो लेटर्स थे वो क्यूनिफॉर्म बन गए थे, और सुमेरियन रिप्लेस हो गई थी अकाडियन से। अब देखो मेसोपोटामियंस रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले। अब जो मेसोपोटामिया लोग थे वो क्या करते थे, क्ले की टैबलेट्स पे लिखना शुरू हो गए थे, ठीक है। ये क्ले है, ओके, पत्थर नहीं है, कोई क्ले है। ये क्ले सूखने के बाद जरूर पत्थर बन सकती है। अब देखते हैं आगे। दे वुड केयरफुली स्मूथन इट्स सरफेस विद द शार्प एंड ऑफ द रीड कट ऑब्लिक्विली। अब देखो ये क्या करते थे, इनको स्मूथन सरफेस इसका स्मूथन करते थे, क्योंकि क्ले तो ऐसे देखो कैसे भी मिल सकती है ना अटपटी शेप की, तो उसको पहले स्मूथ करते थे, शेप में लाते थे। देखो इस तरह के शेप्स में लाते थे ये लोग, इस तरह के या फिर इस तरह के स्क्वायर्स में, रेक्टेंगल्स में, शेप्स में लाते थे। रीड की हेल्प से उनके एंड्स को कट करते थे, ठीक है। He would press its wedge shaped cuneiform signs on the smoothened surface while it was still moist। जब वो गीला रहता था, मॉइस्ट रहता था, तब वो अपने वेज शेप्ड के क्यूनिफॉर्म को, साइंस को इस पे प्रेस कर दिया करते थे, ताकि अगर देखो वो सूखने के बाद क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो उस पर कुछ प्रिंट होता नहीं है। वंस द क्ले ड्राइड इन द सन इट वुड हार्डन एंड टैबलेट्स वुड बी ऑलमोस्ट एज इन indestructible as poetry। अब देखो वो हार्ड हो जाता है, तो जो टैबलेट्स होती है वो बहुत ही कड़ी हो जाती है, तो उस पर वापस से लिखा नहीं जाता है, तो वो एक बार ही लिखते थे उसको मॉइस्ट करके। राइटिंग वॉज नाउ नॉट ओनली यूज फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स। अब राइटिंग रिकॉर्ड्स के लिए काम नहीं आती थी, रिकॉर्ड्स तो रखते ही थे, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें, बट ऑल्सो फॉर मेकिंग डिक्शनरीज। अब डिक्शनरीज भी बनने लग गई थी, क्योंकि आपको पता है एक खूब सारे लेटर्स होते थे, खूब सारे उनके उन टाइम पे, ठीक है। ये भी लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर, लैंड ट्रांसफर करते थे उसको भी लीगल वैलिडिटी देता था। नरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग, किंग्स जो डीड्स अनाउंस करता था उसको भी नरेट करने का काम करता था। डीड्स मतलब किंग का जो कुछ भी आदेश होता था वो उसको, ठीक है। एंड अनाउंसिंग द चेंजेस अ किंग हैड मेड इन द कस्टमरी लॉज। अब कस्टमरी लॉज के अंदर किंग्स जो अनाउंसमेंट करता था उसको भी बताने का काम ये करता था, ओके। उसके बाद आता है द सिस्टम ऑफ राइटिंग। अब राइटिंग का क्या सिस्टम था, the sound that a cuneiform sign represented was not only a single consonant or word vowel। अब देखो जो क्यूनिफॉर्म जो साइन और लैंग्वेज रिप्रेजेंट करता था वो एक सिंगल वॉवल या फिर कॉन्सोनेंट नहीं होता था। क्या होता था, सच एज ए और एम, ऐसा नहीं होता था। क्या होता था,
बट सिलेबस से, पुट और, इन, ये ऐसे होते थे, पूरे पूरे वर्ड्स होते थे, एक लेटर नहीं होता था पर्टिकुलर, पूरा पूरा वर्ड होता था। देखो, से, पुट और, इन, thus the sign that a Mesopotamian scribe had to learn ran into hundreds। अब ऐसे ऐसे साइन इनको हजारों की संख्या में याद करने पड़ते थे, हजारों की संख्या में। तो देखो कितना, तो इसलिए ना, सो राइटिंग वाज अ स्किल्ड क्राफ्ट, इसलिए राइटिंग को स्किल्ड क्राफ्ट बता दिया था। हाँ, वो लोग भी पढ़े हुए थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं पढ़े हुए थे कि हाँ भाई सब लोग नहीं पढ़े हुए थे, मतलब ऐसे बहुत कम लोग पढ़े हुए थे उस समय। ठीक है, अब देखो लिटरेसी क्या है। वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट, बहुत कम मेसोपोटामियंस रीड और राइट कर सकते थे, पढ़ और लिख सकते थे, जो कि मैंने आपको अभी बोला। नॉट ओनली वर देयर हंड्रेड्स ऑफ साइंस टू लर्न, मैनी ऑफ दीज वर कॉम्प्लेक्स। अब देखो, हजारों साइंस या 100 साइंस के अलावा भी इनमें क्या था, सिर्फ वो ही नहीं थे, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स थे, बहुत हार्ड थे। ठीक है, a king would read, he made sure that his was recorded in of one of his boastful inscriptions। अब देखो, जो किंग पढ़ना और लिखना जानता था ना, वो खुद को तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा मानता था, और दूसरी बात है, वो अपने इंस्क्रिप्शंस भी लिखवा देता था, इंस्क्रिप्शन भी बनवा देता था। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, देखो, बड़े बड़े बैनर्स हो गए, या फिर अभी वाले टाइम में तो अपन कह सकते हैं न्यूज़पेपर में प्रिंट, जैसे कि वो खबर सब लोगों तक पहुंच सके। किंग ऐसा काम करता था जो वो खबर सब लोगों तक पहुंच सके। ओके, तो किंग ऐसे ऐसे चीजें बनवा देता था, मतलब उस समय तो इंस्क्रिप्शन ही होती थी, बड़े बड़े पत्थर होते थे, उन पे लिखवा दिया करता था कि हमारे महाराजा को बोलना आता है भाई, हमारे महाराजा को लिखना पढ़ना आता है। तो उस समय ना ये बात बहुत शान की बात मानी जाती थी। अब देखो, द यूजेस ऑफ राइटिंग, उस समय द सिस्टम बहुत शान की बात मानी जाती थी। अब देखते हैं द यूजेस ऑफ राइटिंग, सुमेरियन एपिक पोएम अबाउट एनमेरकर। अब जो सुमेरियन की एपिक पोएम है एनमेरकर के बारे में, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। वो क्या है, ये देखिए, देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या था, एनमार्कर वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर ऑफ यूरोप। जो एनमार्कर था, अब देखो अपने यूजेस ऑफ राइटिंग तो देख ही लिया था, ठीक है, किस में काम आता था, किंग्स की डीड्स को नरेट करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स के लिए, और भी बहुत सारी चीजों के लिए। देखते हैं एपिक पोएम सुमेरियन के बारे में। एनमार्कर वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ उरुक। एनमार्कर था जो कि बहुत अर्लीस्ट रूलर था उरुक का। ठीक है, अब एनमार्कर क्या चाहता था, अपना जो टेम्पल था, मैंने आपको कहा था उस समय टेम्पल को बहुत मान्यता दी जाती थी, तो उनका जो टेम्पल था, उस टेम्पल को क्या करवाना चाहता था एनमार्कर, बहुत ही उसको सुंदर बनाना चाहता था, ब्यूटीफुल बनाना चाहता था। तो उसने क्या करा, उसने ना अपने एक मैसेंजर को बोला कि तुम जाओ, अराटा जाओ, और मेरे लिए लैपिस लजाली लाके दो। लैपिस लजाली मैंने कहा था बहुत ही ब्यूटीफुल डायमंड था, तो उनको उसको बोला तुम जाओ और लैपिस लजाली लाके दो मेरे को, मैं मेरे टेम्पल की ब्यूटिफिकेशन करूंगा, मैं मेरे टेम्पल को सजाऊंगा। तो अपने एक मैसेंजर को उन्होंने उसी दिन अराटा भेजा, अराटा भेज दिया उन्होंने उस मैसेंजर को। फिर वो मैसेंजर गया धीरे धीरे, बताओ कहाँ कहाँ चढ़ा वो, माउंटेन रेंजेस, 5 माउंटेन रेंजेस, 6 माउंटेन रेंजेस, 7 माउंटेन रेंजेस, बहुत ऊंचा ऊंचा चढ़ता गया। जो उनके नीचे वाले लोग थे ना, उनके माउस जैसे दिखने लग गए थे, उनको बहुत छोटे दिखने लग गए थे लोग भी, इतना दूर चला गया वो। लेकिन वो जैसे ही उस राजा के पास पहुंचा अराटा के, उसका जो मैसेजेस थे ना, वो सारे मिक्सअप हो गए, मैसेजेस सारे मिक्सअप हो गए उसके। और वो सोचने लग गया कि क्या बोलूं। तो फिर वो अराटा का जो किंग था, उसको नहीं इंप्रेसिव लगी इसकी बात, तो अराटा के किंग ने उसको भेज दिया। तो फिर वो गया और अपने राजा को बोला कि सुनो, मेरे को तो है ना, अराटा के किंग ने कहा मुझे समझ नहीं आया और मुझे भेज दिया। तो उसके किंग ने क्या करा, देन फॉर्म्ड अ क्ले टैबलेट इन हिज हैंड एंड ही रोट द वर्ड्स डाउन। अब उनके किंग ने क्या करा, कहाँ के इनमार्कर ने क्या करा, उसके हाथ पे क्ले टैबलेट थमा दी और उसपे सारे के सारे वर्ड्स लिख दिए। ठीक है, कि मेरे को ये चाहिए, मेरे मंदिर की ब्यूटिफिकेशन के लिए मुझे लैपिस लाज़ुली चाहिए। फिर वो गया, वो मैसेंजर गया उस किंग के पास और उसको कहा कि देखो भाई, मेरे राजा को ये सब चाहिए तो आप दे दो मुझे। तो फिर उसने कहा कि हाँ ठीक है, आप लोग ले जा सकते हो, क्योंकि वो इम्प्रेसिव हो गया था उसकी राइटिंग शैली से। इस समय राइटिंग इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, ये ऐसा टाइम था जहाँ पे राइटिंग इंट्रोड्यूस हुई थी, फिर धीरे धीरे राइटिंग की इंपॉर्टेंस होने लगी। तो ये कुछ स्टोरी है पीछे की, राइटिंग कैसे इंट्रोड्यूस हुई थी। तो उसका जो किंग था अराटा का, वो इम्प्रेस होकर उसने उसको दे दिया लैपिस लाज़ुली, और इसने अपने मंदिर में लगा लिया। देखो ये है वो भाई साहब, कौन है ये, एनमार्कर जी हैं। देखो ये सच्ची पेंटिंग है, और ये देखो ये भी पेंटिंग है, ये लोगों ने बना रखी है। देखो यहाँ पे भी अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो पाँव में शेर है, और यहाँ पे भी इन दोनों शेरों को पकड़ रखा है। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे,
सिस्टम ऑफ राइटिंग हमने पढ़ लिया है। कल हम टेम्पल्स और उसके बारे में पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया के टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो अगर मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो। थैंक यू।